हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में। तो आज हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रूमेटिक फीवर। जो रूमेटिक फीवर है ये क्या होता है और इसके अंदर हमने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, तो आज इसके हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि हमारा जो रूमेटिक फीवर है इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी बेस से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या होगा, फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसमें सबसे पहली लाइन आपने ये लिखनी है कि इसमें क्या होता है, हमें क्या होता है, फ्रेंजाइटस होता है। मतलब कि देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स बाय अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। जो आपका ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है ये आपको क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपको करवाता है फेरेंजाइटस करवाता है। अब आपने कहना है कि अच्छा, ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है ये हमें क्या करवाता है, फेरेंजाइटस करवाता है। इस फ्रेंजाइटिस की वजह से, इस फ्रेंजाइटिस के मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके अंदर एक प्रोटीन होती है। हम यहाँ पे इसको साइड पे लिखते हैं। देखें, हमने कहा कि हमारा जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होता है ना, ये हमें क्या कराता है, ये हमें फ्रेंजाइटिस कराता है। और इस बैक्टीरिया की एक प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। इस बैक्टीरिया के नाम प्रोटीन होती है, उसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। ये जो एम प्रोटीन है हमारा, देखें, अब जैसे ही हमें फ्रेंजाइटिस होता है ना, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारी जो आर्मी है वो क्या करती है, वो इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। अब जो इम्यून सिस्टम है जो वो एंटीबॉडी बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, देखें, आपने कहना है कि इम्यून सिस्टम विल प्रोड्यूस अ एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी होगी ये किसके खिलाफ होगी? एक तो आपके ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ होगी। उसके अलावा ये जो एंटीबॉडी है ये इस एम प्रोटीन के खिलाफ बनेगी। देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले हमें हुआ फ्रेंजाइटिस। वो फ्रेंजाइटिस किसकी वजह से हुआ? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एम प्रोटीन। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस एम प्रोटीन के खिलाफ क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एम प्रोटीन के खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। अब आपने कहना है कि ये जो एम प्रोटीन है एक तो हमारे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर होती है, उसके अलावा हमारा जो दिल होता है, हमारा जो हार्ट होता है, उसके अंदर भी यही प्रोटीन होती है। तो ये जो एंटीबॉडी बनेगी ये एम प्रोटीन के खिलाफ बनेगी। और एम प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर भी होती है और हमारे जो हार्ट होता है उसके अंदर भी ये प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इसको याद रखना है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि अच्छा, जो हमारा रूमेटिक फीवर है इसमें फ्रेंजाइटिस होता है सबसे पहले हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। फिर हमने पढ़ा कि हमारी क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। लेकिन किसके खिलाफ बनती हैं? तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एम प्रोटीन। हमारी जो एम प्रोटीन होगी खास करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। फिर हमने कहा कि जो एम प्रोटीन है, ठीक है, आपकी जो एम प्रोटीन है वो आपकी दो चीजों के अंदर होती है। एक किसके अंदर होगी? एक तो वो बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है, जो आपका ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। और सेम प्रोटीन आपकी किसके अंदर होती है? हार्ट के अंदर, आपके दिल के अंदर। तो इस वजह से जो एंटीबॉडीज बनेगी वो हमारे हार्ट की एम प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय करेगी और हमारे बैक्टीरिया को भी। तो होता यह है, देखिए, इसका सवाल इस तरह आता है कि एक छोटा बच्चा है या एक पेशेंट है और उसको सबसे पहले क्या हुआ, उसको सबसे पहले हुआ फ्रेंजाइटिस। उसको सबसे पहले क्या होगा, फ्रेंजाइटिस। इस फ्रेंजाइटिस के 3 से 14 दिनों के बाद, इस फ्रेंजाइटिस के 3 से 14 दिनों के बाद उसमें क्या होंगी, अगर उसको हार्ट सिम्टम्स आती हैं, मतलब कि उसके उसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इट इज रोमैटिक फीवर। ये आपका रोमैटिक फीवर होगा। अब ये क्यों होगा इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, आपने कहना है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मतलब रूमेटिक फीवर हमें क्यों हुआ है, देखें, आप हमने कहा कि सबसे पहले फ्रेंजाइटिस हुआ, किस वजह से हुआ? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से। उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज आपकी एम प्रोटीन के खिलाफ बनी। अब ये जो एम प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, हार्ट के अंदर भी होती है। तो ये जो एंटीबॉडीज होंगी ये हमारे बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करेंगी, बट ये क्या करेंगी, ये हमारे हार्ट को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। तो हमें हार्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि फ्रेंजाइटिस की वजह से अगर 3 से 14 दिनों के बाद अगर आपको हार्ट के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो इट कैन बी रोमैटिक फीवर। ये क्या होगा, ये आपका रोमैटिक फीवर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपने कहना है कि अच्छा, ये जो हमारा रोमैटिक फीवर है ये मोस्ट कॉमनली हमारे कौन से वेल्व को इफेक्ट करता है? तो आप याद करें, जब मैंने आपको मरमर्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक निमोनिक याद करवाया था। उसको हमने कहा था रियोमिट्रल, दैट इज कॉल्ड रियोमिट्रल। तो उसका मतलब ही क्या था कि जब भी आपके अंदर हिस्ट्री होगी रोमैटिक फीवर की तो आंसर क्या होगा कि आपका जो मोस्ट कॉमन वेल्व इफेक्ट हो सकता है दैट इज योर मिटल वेल्व। वो क्या होता है? मिटल वेल्व होता है। तो हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन हमारा जो वेल्व इफेक्ट होगा उसका नाम क्या है? मिटल वेल्व है। तो मोस्ट कॉमन जो हार्ट वेल्व इफेक्ट होगा ड्यू टू रूमेटिक डिजीज दैट इज कॉल्ड मिटल वेल्व। फिर आपने याद रखना है कि सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? उसमें आता है एओर्टा। और थर्ड नंबर पे बहुत बहुत कम चांसेस हैं, बट आपका जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो भी क्या हो सकता है, वो भी इफेक्ट। बट इसमें एमसीक्यूज ये है
कि मोस्ट कॉमन जो हमारा हार्ट वेल्व्स है वो किससे अफेक्ट होता है, दैट इज रूमेटिक फीवर से, दैट इज मिट्रल वेल्व। ठीक हो गया, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक बात बताएंगे कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, हम यहाँ पे क्विज लिखते हैं, अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और उसको क्या है, उसको पहले फ्रेंजाइटिस हुआ, ठीक है, उसको क्या हुआ, पहले फ्रेंजाइटिस हुआ, और ये जो फ्रेंजाइटिस है ये क्या करता है, 14 डेज के बाद, मतलब कि फ्रेंजाइटिस के तकरीबन 3 से 14 दिनों के बाद उस बंदे को यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। उसको क्या होती हैं, यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। और आपको सवाल में वो ये बताता है कि उसका जो यूरिन है वो क्या है, वो कोला कलर्ड यूरिन है। तो आप लोगों ने मुझे इसका पॉसिबल डायग्नोज बताना है कि अगर एक बंदा है उसको फ्रेंजाइटिस हुआ, 13 से 14 दिनों के बाद उसको यूरिनरी सिम्टम्स आना शुरू हो गई, मतलब कि उसको कोला कलर यूरिन हुआ, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्नोज, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो आपके नीचे है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल डायग्नोज। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा, हमारा जो रूमेटिक डिजीज होती है इसमें इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, इसकी एक एक्यूट टाइप होती है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, और इसकी एक कौन सी होती है, क्रॉनिक टाइप। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे याद करवाना चाहता हूँ कि आपको जब भी एक किसी बंदे को रूमेटिक फीवर होता है ना, तो जब हम उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो हिस्टोलॉजी पे हमें एक खास किस्म की बॉडीज मिलती हैं, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी, दैट इज कॉल्ड एस्कॉफ बॉडीज। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एस्कॉफ बॉडीज। एस्कॉफ बॉडीज क्या होती हैं, देखें, हमने कहा कि जब किसी बंदे को रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक डिजीज होती है, तो उसमें हमें एक खास किस्म की बॉडीज मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कॉफ बॉडीज। इसको हम एस्कॉफ बॉडीज कहते हैं। फिर आपने एक याद रखनी है बात जो कभी भी नहीं भूलनी, कि अगर किसी बंदे को रूमेटिक डिजीज होती है तो उसके अंदर ना हमें एक क्राइटेरिया मिलता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा एक क्राइटेरिया होता है, उसको हम कहते हैं जॉन्स मेजर क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया, इसको आपने कैसे याद रखना है, देखें, इसको हम कहते हैं जॉन्स क्राइटेरिया। तो जे और ओ को आपने इस तरह हार्ट बना लेना है, ठीक है, उसके अलावा एन आ गया, उसके अलावा ई आ गया, और उसके अलावा एस आ गया। तो आपका जो जॉन्स क्राइटेरिया है, इसमें जे से क्या होगा, जे से आपने याद रखना है ज्वाइंट। तो इसमें सबसे पहले आपको जो कंडीशन मिलती है वो क्या होती है, दैट इज माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। इसमें क्या मिलता है आपको, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। तो जब भी किसी बंदे को रूमेटिक डिजीज होती है तो उसमें हमें क्या मिलेगा, माइग्रेटरी आर्थराइटिस। ठीक है, उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपने याद रखना है, इसमें हमें पैन कार्डाइटिस, कि हमारी जो हार्ट की सारी वॉल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड पैन कार्डाइटिस। फिर आपने याद रखना है एन से क्या होगा, तो एन से इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, नोड्यूल्स मिलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, नोड्यूल्स होंगे, किसके अंदर, आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स मिल सकते हैं। तो हिस्टोलॉजी में हमने कहा एस्कॉफ बॉडीज मिलती हैं, और इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है कि आपको इसके अंदर क्या मिलता है, एक मेजर क्राइटेरिया होता है, उसको हम कहते हैं जॉन्स क्राइटेरिया। उसमें ज्वाइंट होगा, पैन कार्डाइटिस होगा, नोड्यूल्स होंगे इन द स्किन। उसके अलावा ई से क्या होगा, तो ई से आपने याद रखना है, इसमें हमें क्या मिलता है, एरिथीमा मार्जिनेटम। इसमें क्या होगा, एरिथीमा मार्जिनेटम। तो आपको एरिथीमा मार्जिनेटम मिलता है। अब ये एरिथीमा मार्जिनेटम क्या है, इसको आपने कहना है कि ये एक रैश होता है जिसकी क्या होती है, जिसकी जो मार्जिन होते हैं वो रेड होते हैं। तो एरिथीमा मार्जिनेटम आपको मिलेगा, स्किन के ऊपर एक रैश होता है। उसके बाद हम बात करें एस से, तो एस से आपने याद रखना, एस से क्या होगा, सैंडलम कोरिया। इसको हम क्या कहते हैं, संडेलम कोरिया। तो इसकी स्पेलिंग आपने देख लेने हैं, इट इज कॉल्ड संडेलम कोरिया। संडेलम कोरिया क्या होता है, इसमें आपको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मिलेंगी लिम्स की। तो संडेलम कोरिया इज योर इनवॉलेंट्री, ठीक है, इसमें क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ, ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ लिम्ब एंड फेस। आपका जो लिम्ब और फेस है इसकी आपको इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मिलेंगी। तो हमने कहा कि हमारे पास जो होता है रूमेटिक फीवर, इसमें एक तो आपके जॉइंट्स होंगे, ठीक है, उसके अलावा आपका पैन कार्डाइटिस हो सकता है, नोड्यूल्स हो सकता है, एरिथमा मार्जिनेटिम हो सकता है, और आपको संडेलम कोरिया मिलेगा। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है ना, इसको हम कहते हैं मेजर क्राइटेरिया, और ये जोन्स क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा आपकी बुक ने तो नहीं खैर लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें कि व्हाट आर माइनर क्राइटेरिया। आपका जो माइनर क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो कुछ बुक्स आपके माइनर क्राइटेरिया को भी लिखती हैं, तो इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो फीवर है ये माइनर क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारे जो अर्थेल्जियाज हैं, ठीक है, तो अर्थेल्जियाज क्या होते हैं, ज्वाइंट पेन, ये क्या होता है, ये आपका माइनर क्राइटेरिया है। और उसके अलावा आपको एंटीबॉडी मिलेगी किसके खिलाफ, एंटी एंटी स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी। तो जब आप एएसओ टाइटर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि हमारा जो रूमेटिक फीवर होता है उसके दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है मेजर क्राइटेरिया, एक होता है माइनर क्राइटेरिया। जो मेजर क्राइटेरिया उसमें आपको ज्वाइंट
ठीक है। उसके अलावा पैनकार्डाइटिस, उसके अलावा नोड्यूल्स, अरिथमा और सिंडेलम। और अगर हम माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको फीवर मिलेगा, एथ्रेल्जिया मिलेगा और क्या मिलेगा, एंटी स्टेप्टोकोकल एंटीबॉडीज आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज आपने इसके अंदर लाजमी याद रखनी है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि ये तो हमें सारी चीजें समझ आ गई हैं, हम आगे चलते हैं। तो इसमें आगे आपने ये याद रखना है, देखिए जो आपका होता है ना रिमेटिक फीवर, इसमें माइनर क्राइटेरिया और मेजर क्राइटेरिया आपको लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यार जो पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास जो पेशेंट होता है रूमेटिक फीवर का, जो रूमेटिक फीवर होगा इसमें हमें क्या मिलती हैं, इसके अंदर हमने कहा एस्कॉफ बॉडीज मिलती हैं। अब ये एस्कॉफ बॉडीज क्या हैं, तो इसको हम जरा देखते हैं। तो आप सबसे पहले लिखें कि व्हाट आर एस्कॉफ बॉडीज। जो एस्कॉफ बॉडीज हैं ये क्या चीज होती हैं, तो इसमें आप आगे लिखें कि इट इज द कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजिस। जो एस्कॉफ बॉडी है ये क्या चीज होती है, ये आपकी कलेक्शन होती है किसकी, ठीक है। तो दीज आर द कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजिस। जो आपके मैक्रोफेजिस होते हैं ये एक तो उनकी कलेक्शन है, प्लस इसके साथ साथ जो आपका फिब्रिन होता है ये उसकी कलेक्शन है, प्लस उसके साथ साथ आपने याद रखना है जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स। मतलब कि जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी कलेक्ट होकर एक बॉडी बनाती हैं, इसको हम एस्कॉफ बॉडीज कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्कॉफ बॉडीज। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर के जो लोग होते हैं वो मर क्यों जाते हैं, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ जो डेथ होती है रूमेटिक फीवर के अंदर, दैट इज पैनकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, आपके जो हार्ट होता है उसकी सारी की सारी लेयर्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो पैनकार्डाइटिस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर दैट इज कॉल्ड पैनकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस। ठीक है, ये आपने इसके अंदर पॉइंट छोटा सा याद रखना है। उसके अलावा हम अगर आपकी बुक पे देखें तो आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इट इज एसोसिएटेड विद एस्कॉफ बॉडीज, जिसमें ग्रेनुलोमा होते हैं और जॉइंट सेल्स होते हैं। उसके अलावा एनिट्सको सेल्स, जो एनिट्सको सेल्स हैं क्या चीजें देखें, एक तो आपका एस्कॉफ बॉडीज होती है ना, इसमें आपका ग्रेनुलोमा होता है, और क्या होता है, शाबाश, आपकी ये सारी चीजों की कलेक्शन होती है। अच्छा, इसके अलावा आपकी बुक ने ये लिखा हुआ है कि इसमें हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको एक सेल्स मिलेंगे, इनको हम कहते हैं एनिट्स को। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एनिट्स को सेल। जो आपके एनिट्स को सेल हैं ये इसमें क्या होगा, दीज आर इनलार्ज्ड मैक्रोफेजिस। ये क्या है, दे आर नथिंग बट द इनलार्ज्ड मैक्रोफेजिस विद ओवॉइड। ठीक है, विद ओवॉइड वेवी रोड लाइक न्यूक्लियस। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो आपका ओवॉइड होगा और आपका वेवी होगा। इसमें जस्ट आपने याद करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आपको एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी और उसके अलावा एंटी डीएनएस बी टाइटर, ये सारी एंटीबॉडीज आपने देख लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि जो आपका रूमेटिक फीवर है ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है, तो आपने कहना है इट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये क्या है, ये आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। फिर आपने याद रखना है कि आपका जो रूमेटिक फीवर होता है ये क्या है, ये बैक्टीरिया का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बल्कि आपके इम्यून सिस्टम का इफेक्ट है, तो इट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रोमेटिक फीवर होता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिक फीवर। तो रोमेटिक फीवर में आप सबसे पहले तो क्या देंगे, यू विल प्रिस्क्राइब हाई डोज। ठीक है, हाई डोज एंटीबायोटिक्स देंगे। चूंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हाई डोज एंटीबायोटिक्स से। और हाई डोज एंटीबायोटिक्स में हम कौन सी देंगे, तो आपकी बुक ने भी लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम दोनों के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कार्ड पेप्रासिलीन। जो पेप्रासिलीन या पेनिसिलिन, ठीक है, मतलब कोई भी आप पेनिसिलिन दे सकते हैं, लेकिन मैं उसमें आपको बताया कि आप पिप्रासिलीन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि आपकी जो पिप्रासिलीन और एक और ड्रग होती है टिकारसिलीन, हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, आपने कहना है हमारी जो टिकारसिलीन है और उसके अलावा जो हमारी पिप्रासिलीन है, ये दोनों हमने किसके खिलाफ बनाई थी, ये दोनों हमने बनाई ही किसके खिलाफ थी, सूडोमोनास के खिलाफ। देखें, जो सूडोमोनास होता है ना, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एक ग्रीन पिगमेंट पैदा करता है जिसको हम पायोसाइनिन कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, और ये ग्रीन पिगमेंट पैदा करता है। तो जब भी हमें जख्म के अंदर ग्रीन डिस्चार्ज मिलेगा तो आंसर क्या होगा, सूडोमोनास। और सूडोमोनास की जो बेस्ट ड्रग है, सूडोमोनास के खिलाफ जो बेस्ट ड्रग होती है वो आपकी होती है टिकारसिलीन या पेप्रासिलीन। बट कुछ लोग इससे एलर्जिक होते हैं या कुछ लोगों को इससे रेजिस्टेंस होती है, तो सेकंड ड्रग आफ्टर दीज यू कैन गिव सेफ्टाजिडाइम। ठीक है, आप क्या दे सकते हैं, आप सेफ्टाजिडाइम भी दे सकते हैं। तो खैर इसको छोड़ें, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने कहा कि जो रूमेटिक फीवर है इसके अंदर हम पेप्रासिलीन भी दे सकते हैं, पेनिसिलिन भी दे सकते हैं, टिकारसिलीन भी दे सकते हैं।
उसके अलावा आप चूंकि इसके अंदर बुखार होता है तो आप इसमें क्या देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे, ठीक है, यू विल प्रिस्क्राइब एंटीपायरेटिक्स। उसके अलावा आप इसमें क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है, तो यू कैन प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स। उसके अलावा इस पेशेंट को आप क्या करेंगे, इस पेशेंट को आप बेड रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो बेड रेस्ट हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गए और एंटीपायरेटिक, ये तीन चीजें आप इसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका सारा टॉपिक है जो आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ना कल मैं आपको पढ़ा रहा था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो उसके अंदर ना मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, तो वो जरा हम देख लेते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर हमें क्या मिलता है। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसमें हमने कल भी पढ़ा था कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको एक खास किस्म का स्पोर्ट मिलेगा, उसको हम कहते हैं रोथ स्पोर्ट। तो यहाँ पे लिख भी लें, ये मैं कल आपको बताना भूल गया था कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, हमें मिलती हैं रोथ स्पोर्ट, ठीक है, क्या मिलती हैं, रोथ स्पोर्ट मिलती हैं। अब ये रोथ स्पोर्ट क्या है, इसको आप लिखें, दीज आर हेमोरेजिक, ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर हेमोरेजिक स्पॉट ऑन रेटिना, मतलब कि ये आपके हेमोरेजिक स्पॉट होते हैं किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, इसको हम रोथ स्पॉट कहते हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स की जरा हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसका एमसीक्यूज कभी कभी आ जाता है, तो हम ना यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएंगे ताकि आपको ये सारे स्पोर्ट्स याद हो जाए। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो रोथ स्पॉट है ये रेटिना के ऊपर एक आपका हेमोरेजिक स्पॉट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमें मिलता है किसके अंदर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। फिर आपने याद रखना है जो दूसरा स्पॉट होता है दैट इज कॉल्ड बिटोट स्पॉट। जो बिटोट स्पॉट है ये आपको किसके अंदर मिलता है, तो हमें पता है दैट इज इट इज सीन इन द विटामिन ए डेफिशिएंसी। जब किसी बंदे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, बिटोट स्पॉट। उसके बाद आपने याद रखना है एक और स्पॉट होता है दैट इज कॉल्ड रोज स्पॉट। जो रोज स्पॉट होता है ये हमें मिलता है टाइफाइड के सेकंड वीक के अंदर। तो इसमें इसको आपने कहना है कि सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड, ठीक है, तो सेकंड वीक ऑफ टाइफाइड के अंदर हमें क्या मिलता है, रोज स्पॉट मिलता है। और जो तीसरा स्पॉट हमने याद रखना है दैट इज कॉल्ड कोप्लिक स्पॉट। जो कोप्लिक स्पॉट होता है ये आपको मिलता है मीजल्स के अंदर, जिसको उर्दू में कहते हैं खसरा हो गया, तो मीजल्स, ठीक है। तो ये चार तरह के स्पोर्ट्स हैं, ये दीज आर वेरी हाई यील्ड। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए कि रोथ स्पोर्ट क्या होता है, बाइटोट स्पोर्ट क्या होता है, रोज स्पोर्ट क्या होता है और कोप्लिक स्पोर्ट क्या होता है, ठीक है। और ये किस किस डिजीज के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, कल हमने एक टॉपिक छोड़ा था जो हमने कहा था कि जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ना, उसके नीचे आपका एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल, ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक, ठीक है। इसमें अब आपके इसके नाम से हमें सारी बातें पता चल रही हैं कि ये बैक्टीरिया के बगैर है, तो इट इज नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम ड्यू टू नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक, ठीक है। तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, अब ये क्या चीज होती है इसको जरा समझते हैं। देखें, इसमें क्या होगा, इसमें आपकी वेजिटेशन बनेंगी, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन चूंकि ये नॉन बैक्टीरियल है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, तो जिस चीज के अंदर बैक्टीरिया नहीं होता उसको हम कहते हैं स्टीराइल। तो ये क्या होंगे, दीज विल बी स्टीराइल। तो इसके अंदर आपको वेजिटेशन मिलेंगी जो क्या होंगी, जो स्टीराइल होंगी, और वो किसके ऊपर अराइज करेंगी, अराइज ऑन द मिट्रल वेल, ठीक है, वो किसके ऊपर अराइज करेंगी, दे विल अराइज ऑन द मिट्रल वेल। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसके अंदर हमें क्या मिलती हैं, इसके अंदर हमें वेजिटेशंस मिलती हैं जो आपके मिट्रल या फिर आपके जो एओटिक वेल्व होता है ना, मिट्रल या फिर जो एओटिक वेल्व है उसके ऊपर ये क्या कर सकती हैं, अराइज कर सकती हैं, और ये कंसिस्ट होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, तो आपने कहना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, दे विल कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से कंसिस्ट होंगी, एक तो इसके अंदर आपका प्लेटलेट रिच थ्रोम्बाई होते हैं दैट डिसलॉज इजीली, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसके अंदर आपके ऐसे थ्रोम्बाई होते हैं जो क्या होते हैं, प्लेटलेट रिच होते हैं, मतलब प्लेटलेट से मिलकर ये आपकी वेजिटेशन होती हैं जो आपकी क्या करती हैं, वेल के ऊपर जाके चिपक जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, या इसको हम मरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लिबमैन एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, लेकिन उसका एक और है वो हम समझते हैं। देखें, आपने याद रखना है कि इट इज एसोसिएटेड विद हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, मतलब कि किन लोगों को हो सकता है, ऐसे लोग जिनकी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, मतलब कि जिनकी ब्लड की क्लॉटिंग की पावर ज्यादा है, तो इट इज सीन इन द हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। उसके अलावा इट इन एडवांस्ड मलिग्नेंसी, और इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि अगर आपको ये एसएलई के साथ एसोसिएटेड मिलती हैं, कि अगर ये जो पेशेंट है अगर ये एसएलई के अंदर मिलती हैं, तो एसएलई वाले पेशेंट के अंदर नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस होता है, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, लिबमैन लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। इसको हम क्या कहेंगे, लिबमैन सैक एंडो
एंडोकार्डाइटिस कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, चलें जी। अब हमारा जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है वो भी हो गया, हमारा जो रूमेटिक फीवर है वो भी हो गया। उसके बाद आप सबसे मैं एक क्विज का और सवाल करना चाहता हूं। एक मैंने पीछे सवाल किया है, उसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्राइएड ऑफ, बल्कि हम ऐसा करते हैं, व्हाट इज विर्चू ट्राइएड। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब देना है कि जो विर्चू ट्राइएड होता है ये क्या होता है। देखिए, ये पैसिव लर्निंग का बड़ा अच्छा तरीका है। जब आप इसको सर्च करेंगे, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो आप सबने मुझे ये बताना है कि जो विर्चू ट्राइएड होता है इसके अंदर कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं। ठीक है, व्हाट इज द ट्राइएड ऑफ विर्चू, और ये हमें किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो अगली डिजीज है ये भी बहुत छोटी सी उसने लिखी हुई है रूमेटिक फीवर के नीचे। इसको हम कहते हैं सिफिलिटिक हार्ट डिजीज। इट इज कॉल्ड सिफिलिटिक हार्ट डिजीज। जो आपकी सिफिलिटिक हार्ट डिजीज है ये क्या चीज होती है, इसमें हमने क्या क्या सीखना है, तो इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। देखें, जो आपकी सिफिलिटिक हार्ट डिजीज है, सबसे पहले तो आप सबको पता है कि जो सिफिलिस है इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिमा पैलिडम। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिमा पैलिडम। जो आपका ट्रोपोनिमा पैलिडम है ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एक स्पायरोशीट है। ठीक है, तो आपका जो सिफिलिस है ये आपको क्यों होता है, ट्रोपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। और इसको लिखना तो लिखने कि ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एक स्पायरोशीट है। ठीक है, इसको माइक्रो के अंदर डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद जो आपका सिफिलिस होता है ना, ये आपको प्राइमरी सिफिलिस कराता है, सेकेंडरी सिफिलिस कराता है, टर्शरी सिफिलिस कराता है। और हमें पता होगा, आपको सबको पता होगा कि जो प्राइमरी सिफिलिस है इसके अंदर हमें पेनलेस लीजन्स मिलती हैं, पेनलेस लीजन्स मिलती हैं ऑन द जेनिटल एरिया, जिसको हम शंकर्स कहते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे माइक्रो के अंदर। लेकिन हमारा जो अभी चूंकि सीवीएस का सिस्टम चल रहा है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे टर्शरी सिफिलिस। ठीक है, जो टर्शरी सिफिलिस है, देखें अगर आपका जो सिफिलिस है वो आपका इस एडवांस तक पहुंच जाए कि वो आपके दिल को भी इफेक्ट करे, ठीक है, आपके हार्ट को भी इफेक्ट करे, तो उसको हम टर्शरी सिफिलिस कहते हैं। टर्शरी सिफिलिस क्या होता है, देखें इसको, इसमें आपने कहना है कि टर्शरी सिफिलिस विल अफेक्ट, ये किस चीज को इफेक्ट करेगा, इट विल अफेक्ट द वेजा वजोरम। ठीक है, इट विल अफेक्ट द वेजा वेजा वजोरम ऑफ एओर्टा। आपकी जो एओर्टा होती है उसके वेजा वजोरम को इफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका जो एओर्टा है उसकी ए ट्रॉफी हो जाएगी। तो ए ट्रॉफी ऑफ एओर्टा, आपके एओर्टा की क्या हो जाएगी, ए ट्रॉफी। अब आप कहते हैं कि बात समझ नहीं आई, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपकी ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक ब्लड वेसल है और ये काफी मतलब लार्ज ब्लड वेसल है, और इसकी ये दीवार है तो काफी मोटी दीवार है। इस दीवार के अंदर भी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, आपकी जो लार्ज ब्लड वेसल्स होती है ना, इनको भी खुद ब्लड चाहिए होता है, तो इनके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। इन ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो आपकी किसके अंदर होती हैं, जो लार्ज ब्लड वेसल के अंदर होती हैं, उसको हम कहते हैं वेजा वजोरम। तो जो वेजा वजोरम है, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे क्या होगा, आपका जो एओर्टा होगा उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा और एओर्टा की क्या हो जाएगी, एट्रोफी। तो इसमें आपने पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो टर्शरी सिफिलिस होता है, टर्शरी सिफिलिस में इट अफेक्ट द वेजा वजोरम ऑफ योर एओर्टा। आपका जो एओर्टा होगा उसकी एट्रोफी हो जाएगी। उसके बाद आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि टर्शरी सिफिलिस के अंदर हमें कौन सी अपीयरेंस मिलेगी। तो आपकी बुक ने भी ये बात लिखी हुई है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टर्शरी सिफिलिस होता है ना, इसमें हमें क्या मिलती है, ट्री बार्क लाइक अपीयरेंस। इसमें क्या मिलेगी, ट्री बार्क लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगी, ट्री बार्क लाइक अपीयरेंस आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपने इसके अंदर पॉइंट याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि इट कैन रिजल्ट इन एन्यूरिज्म। देखें, मतलब कि जहां पे आपको टर्शरी सिफिलिस अफेक्ट करेगा तो वहां पे आपकी जो एओर्टा है वो क्या हो सकती है, वो वीक हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, टर्शरी सिफिलिस जहां पे आपको इफेक्ट करेगा वहां पे आपके एओर्टा की वीकनिंग हो सकती है, और वहां पे क्या हो सकता है, आपको एन्यूरिज्म हो सकता है। तो इट कैन कॉज एन्यूरिज्म, या फिर आपका जो एओर्टिक आर्च है या एओर्टिक इनसफिशिएंसी है कि आपका जो टर्शरी सिफिलिस होता है वो किसको इफेक्ट करता है। तो आपने कहना है इट अफेक्ट द वेजा वजोरम, ये हमारे वेजा वजोरम को इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारी एओर्टा की एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप कहते हैं कि अच्छा हमें जो टर्शरी सिफिलिस है ये तो समझ आ गया है, लेकिन इसके बाद अगर आप अपनी मतलब जहां पे आपकी पैथोलॉजी खत्म हो रही है ना, हम सबसे आखिर वाला इसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, हेरिडिटरी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी हेमोरेजिक। ठीक है, हेरिडिटरी
हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया। आपका जो हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ये क्योंकि हमारे पास 2-4 मिनट है तो हमने सोचा कि चले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया? इसमें आपने कहना है, इसको हम ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ओस्लर वेबर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम। अब ये क्या चीज है? बड़ा आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है, देखें। इसमें उसने लिखा हुआ है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है आपकी ब्लड वेसल्स का। तो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर ब्लड वेसल्स का। इसमें हमें फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं? इसके अंदर आपको मिलता है, एक तो ब्लैंचिंग लीजन्स मिलती हैं। अब लीजन्स क्या होती है, देखें। ब्लैंचिंग लीजन में आगे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें कि व्हाट आर ब्लैंचिंग लीजन्स। ब्लैंचिंग लीजन्स ऐसी लीजन्स होती हैं कि जब आप उनको टच करेंगे, जब आप उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी? वो गायब हो जाएंगी। तो ऐसी लीजन्स लीजन्स दैट फेड अवे, ठीक है, ऐसी लीजन्स दैट फेड अवे व्हेन प्रेशर, ठीक है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। जब उनके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी? वो लीजन्स आपकी फेड हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेसिया या ब्लैंचिंग लीजन्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है और ये हमारी ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मतलब क्या मिलेगा? ब्लैंचिंग लीजन्स मिलेंगी। और ब्लैंचिंग लीजन्स कौन सी होती हैं? जो आपकी प्रेशर डालने पे फेड हो जाती हैं। अब ये जो ब्लैंचिंग लीजन होगी, या तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे होगी, ठीक है, यहाँ तो कहाँ पे होगी? आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे होगी, या फिर कहाँ पे होगी? आपके एपिस्टेक्सिस। मतलब इसमें आपको क्या हो सकता है? आपको रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा आपने इसमें और ये बात याद रखनी है कि इसमें एट्रियो वीनस माल फॉर्मेशन, इसमें एवीएम हो सकता है, ठीक है। तो एट्रियो वीनस माल फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा जीआई ब्लीडिंग हो सकती है और हिमाचूरिया वगैरह इसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचूरिया, जीआई ब्लीडिंग और एवीएम, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। इट इज कॉल्ड ओस्लर वेबर रेंडो सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक इसके अंदर पढ़ा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? मायोकार्डाइटिस क्या होता है? और फिर हम पढ़ेंगे किस टॉपिक के बारे में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कार्डिक ट्यूमर्स, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम मिलेंगे इससे अगली क्लास के अंदर।